राहुल गांधी 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से मुंबई तक की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये उनकी दूसरी यात्रा है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा मिला, ये सवाल तब उठा जब कांग्रेस नवंबर में हुए 5 राज्यों में से 4 राज्य हार गई। उसे महज तेलंगाना में जीत हासिल हुई थी। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण भारत में फायदा मिला, जहां उसने कर्नाटक और तेलंगाना में जीत हासिल की। उत्तर भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे, कांग्रेस को सकते में लाने वाले थे। इन राज्यों में कांग्रेस वहीं पहुंच गई जहां वो 2018 में से पहले थी। हिंदी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा नहीं मिला। 4 राज्यों में कांग्रेस की हार उसके लिए सदमे से कम नहीं थी। इसीलिए गोदी मीडिया ये धारणा बनाने में लग गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा जीत रही है। कुछ न्यूज चैनल तो ओपिनियन पोल के माध्यम से ये धारणा भी बनाने लगे हैं कि लोकसभा का चुनाव औपचारिकता मात्र है, भाजपा तो जीत ही चुकी है। इससे एक कदम आगे जाकर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि क्या कांग्रेस 2024 में अपनी वे सीटें बरकरार रख पाएगी जो आज उसके पास हैं। यानी कहा जाने लगा है कि कांग्रेस 50 सीटों से भी नीचे आ जाएगी। जब सभी ताकतें कांग्रेस को हराने पर लग जाएं, जब सभी संस्थाएं एकजुट होकर सत्ता के पक्ष में खड़ी हो जाएं, जब चुनाव आयोग विपक्ष की आपत्तियों और शिकायतों को दरकिनार कर दे, जब सभी संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष को ही निशाना बनाने लगे, जब पूरा गोदी मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करे, सवाल सत्ता से नहीं पक्ष से करे और ऐसी धारणा बना दी जाए कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे में अगर भाजपा 400 पार चली जाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ईवीएम संदेह के घेरे में रही है। ईवीएम पर सबसे पहले संदेह भी भाजपा ने ही किया था। तमाम आपत्तियों के बावजूद अगर चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ा है तो फिर ईवीएम पर संदेह और गहरा हो जाता है और सवाल उठने लगते हैं कि क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या उसमें सेंध लगाई जा सकती है। कांग्रेस जानती है कि सभी ताकतें उसे हाशिए पर ही नहीं बल्कि हाशिए से भी बाहर करने पर तुली हैं। वह ये भी जानती है कि इंडिया गठबंधन के उसके कुछ सहयोगी दल नहीं चाहते होंगे कि गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका हो। तो ऐसे में कांग्रेस 4 राज्यों में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद हाथ झाड़कर खड़ी होती है और वह देश के लोगों से संवाद करने के लिए भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर देती है। इसका मतलब यह भी हुआ कि कांग्रेस को शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन उसने रणभूमि नहीं छोड़ी है। उसने भाजपा से दो हाथ करने की ठान ली है। यह भी सच है कि रणभूमि में डटे रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प है भी नहीं। यह भी दिलचस्प होगा कि जब 14 जनवरी 2024 को राहुल गांधी मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे तो पूरे उत्तर भारत में राम लहर चल रही होगी। पूरा गोदी मीडिया राम में हो चुका होगा, जो अभी भी हो रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में होंगी। पूरा गोदी मीडिया राम में हो चुका होगा। ऐसे में गोदी मीडिया में राहुल की भारत यात्रा को कितनी जगह मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। और कितने लोग राहुल गांधी को सुनने आएंगे, कितने लोग महज राहुल को देखने आएंगे और कितने लोग उनके विचार जानने आएंगे। माहौल ऐसा होगा कि एक और राम मंदिर का शोर होगा, दूसरी ओर राहुल की भारत यात्रा होगी। भले ही चुनाव का ऐलान मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा, लेकिन कांग्रेस 14 जनवरी में अपने चुनावी प्रचार का अभियान आगाज कर चुकी होगी। तो भाजपा 22 जनवरी को अयोध्या में से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। जाहिर है संसाधनों के मामले में भाजपा कांग्रेस से मीलों आगे है, इसलिए संभव है कि राहुल की यात्रा राम मंदिर के शोर में दबकर रह जाए। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। करीब 10 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल को 6200 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो पिछली यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि वक्त उससे आधा है। ऐसे में राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कितनी छाप छोड़ पाएंगे और कितने वोट जोड़ पाएंगे, ये सवाल तो बना ही रहेगा। राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल,
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी गुजरने वाली है, जहां इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दावेदार हैं। चाहे वो बात बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों की हो, या फिर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की हो, या फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हो, या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना की हो। यहाँ पर कांग्रेस को इन्हीं दलों से सीट बांटनी है। ऐसे में यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस का बेस कितना मजबूत होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का मजबूत बेस इंडिया गठबंधन को ही फायदा पहुंचाएगा। ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस के मजबूत होने से सहयोगी दल कमजोर हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि तमाम शिकस्तों के बावजूद आज भी विपक्ष की मुख्य भूमिका में कांग्रेस ही है और वह सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए कोई भी गठबंधन कांग्रेस को माइनस करके कामयाब नहीं हो सकता। भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होने वाली है, उसमें लोकसभा की कुल सीटें 355 हैं। इनमें कांग्रेस के पास महज 14 सीटें हैं। सहयोगी दलों को भी जोड़ लें तो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो ये सीटें महज 67 हैं। ऐसे में न्याय यात्रा के जरिए 355 में से राहुल गांधी की नजर कम से कम 200 सीटों पर होगी, ताकि वो दक्षिण भारत के सहयोगियों के जरिए आंकड़े को 272 के पार ले जा सके। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? जैसा हमने पहले कहा, सभी ताकतें जो फिलहाल सत्ता के साथ हैं, क्या वे कांग्रेस को कुछ हासिल करने देंगी? बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है जो कभी सामने नहीं आता। कभी आता भी है तो तब आता है जब उसके सामने आने के कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जानी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हुआ, उसे 5 राज्यों के चुनाव नतीजे बयान कर रहे हैं। फिर भी कहा जा सकता है कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। क्या धार्मिक मुद्दे ही सब मुद्दों पर भारी हैं? क्या जनता ने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी सहना पड़े, भाजपा को ही जिताना है? अगर जनता ने सोच लिया है तो फिर इस देश में क्या कुछ चल रहा है, जनता क्या कुछ खो रही है, इसका उसे कभी पता नहीं चलेगा। भारत न्याय यात्रा से उम्मीदें रखें, लेकिन इतनी नहीं कि उससे भारत की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। हालात बहुत विपरीत हैं। सब कुछ सत्ता के पास है, उसी के पास केंद्रित है। सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।